नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रोशन झा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस सत्र में डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। आज का दिन भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। यहां पर हम लोग चंद्रयान 3 को मिशन के अंतर्गत हम लोग यहां पर अपने लॉन्च व्हीकल को यहां पर आज 2:35 पे लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये लॉन्च इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर ये मिशन के अंतर्गत भारत एक्सप्लोर करने जा रहा है चंद्रमा के साउथ पोल वाले भाग को, दक्षिणी ध्रुव वाले भाग को। वहां पर जाकर के हमें सक्सेसफुली लैंडिंग करनी है और उस लैंडिंग के माध्यम से हमें उतारना है वहां पर अपना एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रोवर है, और हमें वहां पे लैंड कराना है विक्रम लैंडर को। उसके लिए अगर ये लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाती है इस मिशन के अंतर्गत, तो ऐसा करने वाला, मून पे लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना सक्सेसफुली लैंडिंग कर चुके हैं चंद्रमा के सरफेस पर। भारत उस कैटेगरी में, अगर ये लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाती है, तो विश्व का चौथा देश बन जाएगा। केवल इतना ही नहीं, भारत के इस मिशन में अपनी विशेषता भी छुपी हुई है। अगर भारत की ये लैंडिंग सक्सेसफुल होती है तो ये लैंडिंग हम टारगेट कर रहे हैं मून के साउथ पोल वाले पार्ट पे, दक्षिणी ध्रुव वाले पार्ट पे। और दक्षिणी ध्रुव वाले पार्ट पर अभी तक दुनिया में किसी भी देश ने सक्सेसफुली लैंडिंग नहीं की है। तो अगर इंडिया का ये लैंडिंग इस मिशन के अंतर्गत सक्सेसफुल हो जाता है, तो मून के साउथ पोल पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया भारत का पहला देश बन जाएगा और ओवरऑल लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो इस लिहाज से चंद्रयान 3 मिशन अत्यंत इंपॉर्टेंट है और इसी कारण से इस सत्र में हम लोग जुटाएंगे इस मिशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस मिशन के बारे में। सबसे पहले यहां पर ये जो GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल है, ये लेकर के जा रहा है आपका लैंडर विक्रम को और रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा के सतह पर। इसे लॉन्च किया जा रहा है आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, और वहां पर जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहां से हमारे ज्यादातर सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, वहीं से इस चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत के कंपोनेंट्स को भी वहीं से इसी व्हीकल के माध्यम से लॉन्च किया जा रहा है। यहां पर समझने की जरूरत यह है कि इस मून लैंडिंग के लिए हमने चंद्रमा के साउथ पोल को ही क्यों चुना, साउथ पोल का रीजन यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, सबसे पहले कुछ यहां पर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए क्या है कि जिस तरीके से धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, चंद्रमा अपने एक्सिस पर धरती की तरह 23.5 डिग्री ना झुक करके केवल और केवल 1.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है। ठीक है, तो इतना कम टिल्ट होने के कारण जो आपका सूर्य की रोशनी है वो चंद्रमा के ज्यादातर भागों तक नहीं पहुंच पाती है। वहीं पर धरती के टिल्ट होने के कारण धरती का अधिकांश भाग जो है वो सनलाइट रिसीव करता है, बट मून का अच्छा खासा पोर्शन कम टिल्ट होने के कारण सनलाइट रिसीव नहीं करता है। तो साउथ पोल वो वाला पार्ट है चंद्रमा का जहां पर सूर्य की रोशनी पर्याप्त नहीं पहुंचती है आपकी, और इसी कारण से साउथ पोल वाले पोर्शन में सनलाइट का अभाव होने के कारण यहां का जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर आपका लगभग -230 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। अब इतना कम टेम्परेचर जब चला जाता है तो सबसे पहली बात, यहां पर लैंडिंग इस वजह से भी डिफिकल्ट है। दूसरी बात इस वजह से भी डिफिकल्ट है कि यहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही है, क्योंकि सनलाइट अगर पहुंचती तो हम अपने कंपोनेंट्स को सोलर एनर्जी के माध्यम से भी चला सकते थे, बट ये तो वो पोर्शन है जहां पे सनलाइट आपकी एक्चुअली पहुंच ही नहीं रही है। तो इस वजह से भी यहां पर लैंड करना अपने आप में डिफिकल्ट है काफी। दूसरी बात, यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि जो चंद्रमा का सरफेस है वो सरफेस एकदम समतल तो है नहीं, उस पर कई प्रकार के गड्ढे बने हैं, बड़े बड़े डिप्रेशन बने हैं, जिसको एक्चुअली हम लोग क्रेटर कहते हैं। तो यहां पर जो साउथ पोल वाला पोर्शन है, इस साउथ पोल पर इस तरह के गड्ढे, इस तरह के क्रेटर बहुत अधिक हैं। तो जो टेरेन है चंद्रमा का इस वाले भाग में, वो टेरेन बहुत ज्यादा समतल नहीं है, एकदम डिप्रेशन वाला पार्ट है, ये एकदम गड्ढे वाला पार्ट है। तो डिफिकल्ट टेरेन होने के कारण लो टेम्परेचर के साथ साथ यहां पर लैंडिंग इस वजह से भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस कारण से ज्यादातर देशों ने अभी तक जो लैंडिंग करी है वो साउथ पोल वाले पोर्शन पे लैंडिंग ना करते हुए उन्होंने अधिक मात्रा में लैंडिंग करी है आपका
किस वाले भाग में? उस वाले पार्ट में जो कि हमें दिखता है, जिसका टेरेन सिंपल है और जो सनलाइट लंबे समय तक रिसीव करता है। तो इस कारण से चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत जो हमने गोल पिक किया है, वो गोल अपने आप में काफी चैलेंजिंग हो जाता है। अब सवाल यह है कि हमने क्यों इस क्षेत्र को ही चुना, साउथ पोल को ही क्यों चुना? तो यहां पर साउथ पोल को हमने इसलिए भी चुना क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे एक तो टेम्परेचर बहुत कम है, और इससे पहले चंद्रयान मिशन के समय पे ही भारत ने खोज कर दिया था कि जो मून के पोलर वाले पार्ट्स हैं वहां पर पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के सामने भारत ने रखी थी चंद्रयान 1 मिशन के दौरान। तो आज के समय पर भी उसी वाटर को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। अब देखो यहां पर टेम्परेचर अगर बहुत कम है, तो यहां पे जो वाटर होगा इस वाले पार्ट में, वो पूरी तरीके से फ्रोजन अवस्था में होगा, जमे हुए अवस्था में होगा। और जहां पे टेम्परेचर बहुत कम है और अगर चीजें जमी हुई अवस्था में है, तो उसके कांटेक्ट में आने वाले रॉक्स, मिनरल्स, इनका डिग्रेडेशन भी या उसमें आने वाला बदलाव भी बहुत कम आया होगा। और अगर उनमें आने वाला बदलाव बहुत कम रेट पे आया है इस कारण से, तो उनकी स्टडी के माध्यम से हम चंद्रमा या यूनिवर्स की ओरिजिन को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो इस कारण से वहां पे जो रॉक्स हैं, वहां पे जो मिनरल्स हैं, उसकी स्टडी हमें हेल्प करेगी बेटर तरीके से इस पूरी बॉडी के फॉर्मेशन को समझने में, साथ ही साथ इसके ओरिजिन को समझने में। और इसी वजह से हम उस पार्ट के ऊपर फोकस करना चाहते हैं जहां पे चेंज कम से कम आया हो। चेंज कहां पे कम से कम आया होगा? जहां का तापमान आपका क्या है, कम रहने वाला है। इस वजह से भी हमने यहां पर किसको टारगेट किया है? साउथ पोल वाले पोर्शन को टारगेट किया है। तो यहां पर हम लोग अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरा करेंगे। देखेंगे हम लोग यहां पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने वाले हैं। उससे पहले अब हम देखते हैं कि इस मिशन के वेरियस कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात, इस मिशन के लिए जो हम लोग दो कंपोनेंट्स जिसको हम लोग चांद के सतह पे उतारना चाहते हैं, एक तो हमारा लैंडर है जिसका नाम है आपका विक्रम, जिसका नाम है विक्रम, और दूसरा हमारा रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान, जिसका नाम है प्रज्ञान। देखिए, इस लैंडर और इस रोवर को ओरिजिनली हमने उतारने की कोशिश आपका चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भी किया था 2019 में। लेकिन उस समय पर हमारा ये जो मिशन है वो मिशन कामयाब नहीं हो पाया था, पार्शियली कामयाब हो पाया था। हम चंद्रमा के ऑर्बिट में सैटेलाइट पहुंचा करके वहां पे ऑर्बिट में प्लेस करने को तो सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन जो हमें सतह पर इसी लैंडर और इसी रोवर को उतारना था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। 400 मीटर की दूरी पर ये दोनों थे और उस समय पे फिर हमारा कनेक्शन पूरी तरीके से कट गया था। तो हमने इनका किसी भी तरह का ट्रेस उसके बाद लॉस कर दिया था, और जिस मकसद से हमने जानकारी जुटाने को भेजा था उनको, वो पूरा नहीं हो पाया था। तो उसी बचे हुए उद्देश्य को पूरा करना इस चंद्रयान 3 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है यहां पर। तो उस दिशा में ये जो विक्रम है, ये लैंडर है जो चांद के सरफेस पे उतरेगा सक्सेसफुली, लेकर के किसको? हमारे रोवर प्रज्ञान को लेकर के। और ये प्रज्ञान रोवर फिर चंद्रमा के सरफेस पे एक रोबोट की तरह काम करेगा, जिसमें ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा, और मूव करने के दौरान कई प्रकार की तस्वीरें, कई प्रकार के डाटा इकट्ठा करेगा, जिसके माध्यम से हमें चांद के रॉकी कंपोनेंट्स, पत्थर या फिर अन्य संरचनाएं, मिनरल्स, उनके कंपोजिशन, उनके बारे में ये संपूर्ण जानकारी जुटा करके हम तक पहुंचाएगा, और जिसके माध्यम से हम लोग मून के साउथ पोल और उससे संबंधित अन्य चीजों की स्टडी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इसी वजह से इस मिशन में ये जो लैंडर है विक्रम, इसका चंद्रमा पे सक्सेसफुली उतरना जरूरी है, ताकि रोवर जो प्रज्ञान है हमारा, वो चंद्रमा पे उतरते हुए इस तरह की जानकारी हमें भेज सके। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लैंडर है और ये जो रोवर है हमारा, इसको लेकर के कौन जा रहा है चांद तक? तो इसको लेकर के जाने के लिए हम लोग जिस स्पेशल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पे आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये जिस लॉन्च व्हीकल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस लॉन्च व्हीकल का नाम है आपका GSLV Mk3 व्हीकल। इसमें 3 स्टेज इंजन है, ये 3 स्टेज इंजन है, और इस 3 स्टेज इंजन में एक आपका सॉलिड स्टेज है, दूसरा आपका लिक्विड स्टेज है, और तीसरा आपका यहां पे क्रायोजेनिक स्टेज है। तो इस 3 स्टेज में अलग अलग फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है।
और यहां पर भारत की ये सबसे एडवांस्ड लॉन्च व्हीकल है जिसकी पेलोड ले जाने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, और इसी 3 स्टेज में फ्यूल की बर्निंग होती है, और उसी फ्यूल की बर्निंग की मदद से ये लॉन्च व्हीकल एक निश्चित दूरी तय करता है चंद्रमा तक। तो इसी 3 स्टेज में फ्यूल की बर्निंग के बाद ये रॉकेट पहुंचेगा चंद्रमा तक। इसके इस वाले पार्ट पे सारा का सारा पेलोड रखा होता है, तो जो लैंडर और रोवर है वो इसी भाग में यहां पे मौजूद होगा, और इसी 3 स्टेज में बर्निंग के बाद यहां पर ये सक्सेसफुली चांद तक यहां पर ये पहुंच पाएगा। इस व्हीकल की कैपेसिटी लगभग 4000 किलो के आसपास है, और इसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं यहां पर। तो इसी का इस्तेमाल, इस व्हीकल का इस्तेमाल हम लोग यहां पे करने वाले हैं इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए। फिर उसके बाद यहां पे हम लोग देखेंगे तो लगभग लगभग इस लैंडर और रोवर को पहुंचने में, वहां पे पहुंचने में ऑलमोस्ट 30 दिन के आसपास का समय लगेगा, और 30 दिन के समय के बाद लगभग 12 दिन वहां पे सक्सेसफुली उसको उतारने में, उसको एडजस्ट करने में और वहां पे अपना काम चालू करने में लगेगा इसको। तो लगभग 42 डेज का समय आप मान के चलिए, जिसके बाद हमारा जो मिशन का उद्देश्य है उस उद्देश्य का कंप्लीशन हो चुका होगा, और हम लोग यहाँ पे जानकारी जुटाना चालू कर चुके होंगे। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कहां से इसे लॉन्च किया जा रहा है इस पूरे सिस्टम को। तो इसे लॉन्च किया जा रहा है सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा के अंदर। अब इसके बाद ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से दिखता है हमारा यहाँ पर लैंडर, है ना। अब इसके बाद इसरो के हिसाब से चंद्रयान 3 मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दुनिया को यह दिखाना कि भारत किस तरीके से सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। अगर भारत ने साउथ पोल के हिस्से में सक्सेसफुली लैंडिंग करके दिखा दिया, जहां पे अभी तक कोई देश नहीं कर पाया है, तो यह डेमोन्स्ट्रेट करेगा पूरी दुनिया के सामने कि भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है। और इसके माध्यम से अगर फ्यूचर में किसी अन्य देशों को भी लैंडिंग कराने की जरूरत है, जहां पे वो अपनी स्टडी करना चाहते हैं और वो खुद नहीं कर पा रहे हैं लैंडिंग, तो ऐसे में उम्मीद की दृष्टि से वो सबसे पहले अगर किसी देश की तरफ देख रहे होंगे तो वो भारत देश होगा। तो इस मिशन का मेन उद्देश्य है सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के सामने यहां पर प्रदर्शित करना। फिर उसके बाद यहां पर रोवर के माध्यम से जानकारी जुटाना, वहां पर इसके माध्यम से कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना, जो डाटा जुटाए जाएंगे उस डाटा की मॉडलिंग की जाएगी, और उसके माध्यम से चंद्रमा और उससे संबंधित पूरे के पूरे इवोल्यूशन को बेटर तरीके से यहां पे समझा जाएगा। इस मिशन में न जाने कितने ही तमाम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर यह मिशन सक्सेसफुल होता है तो उस मिशन के सक्सेस के साथ साथ जो इसमें टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही हैं वो टेक्नोलॉजीज भी आपका एक बहुत बड़ा सक्सेस माना जाएगा यहां पर। और ये एक मेजर टेक्नोलॉजिकल लीप होगा भारत का इस दिशा में, अगर यहां पर चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली हम लोग लॉन्च कर लेते हैं। यहां पर जितने भी वहां पे गड्ढे हैं, लूनार सरफेस है, वहां पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है चंद्रमा के सतह पर, साथ ही साथ वहां पे प्लाज्मा सनलाइट या किरणों का क्या इफेक्ट है यहां पर, फिर उसके बाद धरती से चांद की दूरी एग्जैक्ट कितनी है उसका भी एक्यूरेट मेजरमेंट, ये सब संभव हो पाएगा इस मिशन के माध्यम से अगर वो रोवर वहां पे सक्सेसफुली हम लोग लॉन्च कर लेते हैं। तो यहां पर इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो चंद्रयान 2 के बाद 2019 के बाद अब 2023 में भारत ने इस मिशन को डिजाइन किया है, और इस मिशन में जो पूरी कॉस्टिंग आई है, ये कॉस्टिंग आई है आपका लगभग लगभग 615 करोड़ के आसपास। तो 615 करोड़ की लागत से चंद्रयान 2 मिशन के जो अनअचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स रह गए थे उसको यहां पे हम लोग दोबारा से अचीव करने जा रहे हैं, और इस बार फॉर श्योर मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग पूरी तरीके से अचीव कर लेंगे। चंद्रमा को एक्सप्लोर करने की कहानी आपकी यहां पे शुरू हुई थी 2008 से, जब 2008 में हमने अपने पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल के माध्यम से पहली बार इस चंद्रमा का मिशन स्टार्ट किया था, जिसके माध्यम से हमने पहली बार वहां पे पानी ढूंढ लिया था। लेकिन तब हमने लैंडिंग वगैरह कुछ नहीं करी थी। लैंडिंग का ऑब्जेक्टिव हमने बनाया था चंद्रयान 2 मिशन में, और उसके बाद यहां पर चंद्रयान 2 मिशन में जब हमारा लैंडिंग पूरा नहीं हो पाया तो इस 3 मिशन में उसी को हम लोग यहां पे कंप्लीट करने का प्लान यहां पे कर रहे हैं। तो ये था एक ओवरऑल एनालिसिस जिसमें मैंने आपको समझाया
कि इस मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, कैसे ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है, वहां तक ये किस तरीके से पहुंचेगा, भारत को इससे क्या मिलेगा और दुनिया को कितना बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा अगर भारत यहां पर कामयाब होता है इस मिशन में। तो आई होप ये मिशन हमारा 100% पूरी तरीके से सक्सेसफुल होगा। इसरो और उनके साइंटिस्ट पर हमें बहुत अधिक गर्व है और वो जो भी करेंगे वो भारत की प्रगति को बहुत तेजी से सुनिश्चित करने वाले हैं इस मिशन के बाद, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और अगर आपको यह सत्र समझ में आया, पसंद आया, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट के माध्यम से अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद आप सभी साथियों का।